बहुत समय पहले की बात है। कुंतल देश के महाराजा रणजीत सिंह के 7 बेटे थे। राजा रणजीत सिंह बहुत ही धर्मात्मा, उदार और प्रजा का पालन करने वाले थे। महाराज जनता का भला चाहते थे। उनके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पूरे राज्य में सभी लोग सुखी थे। महाराज को शादी के कुछ वर्षों तक संतान नहीं मिली, लेकिन भगवान के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वो इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होते थे। वे अपने जीवन का कुछ समय साधु संतों की सेवा में बिताने में विश्वास रखते थे। एक बार उनके महल में एक साधु महात्मा आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा ने जाने से पहले उन्हें संतान मिलने का आशीर्वाद दिया। महात्मा के आशीर्वाद से उन्हें 7 पुत्र मिले। समय के साथ 7 राजकुमार बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास भेज दिया गया। वहां उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा ली। 7 राजकुमार वीर, साहसी और सुंदर थे। वे 7 आपस में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज बहुत दिनों के बाद महाराज के बेटे अपनी शिक्षा पूरी करके राजमहल आ रहे थे। राजकुमारों के स्वागत में पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर फूलों की सजावट की गई थी। रंगीन झंडों और झालरों से पूरा राजमहल सजा हुआ था। महाराज रणजीत सिंह अपने मंत्रियों के साथ अपने कमरे में बैठे उनके आने की राह देख रहे थे। तभी कमरे में एक पहरेदार आता है और महाराज की जय जयकार करते हुए कहता है कि महाराज, महारानी ने आपको मुख्य द्वार पर बुलाया है, क्योंकि 7 राजकुमार राजमहल के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले हैं। महाराज ये समाचार सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने मंत्रियों की ओर देखते हुए कहते हैं कि चलिए उनका स्वागत किया जाए। महाराज और सभी मंत्री राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि 7 राजकुमार रथों पर सवार होकर राजमहल में आ रहे हैं। राज्य की जनता अपने घरों की छतों से उन पर फूल बरसा रही है। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही है। महल के दरवाजे पर महारानी उनके स्वागत में अपने हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी है। 7 राजकुमार रथों से उतरते हैं और अपने माता पिता के पैर छूते हैं। महारानी उनकी आरती उतारती है। महाराज खुशी से कहते हैं कि मेरे वीर राजकुमारों, आप सभी का स्वागत है। आइए, अंदर आइए। महारानी कहती है कि मैं आज कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूं। भगवान इनको बुरी नजर से बचाए। सभी लोग राजमहल के अंदर जाते हैं। पूरे राजमहल में चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर, अच्छे व्यवहार वाले और वीर थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह सबसे ज्यादा निडर, समझदार और साहसी था। सभी राजकुमार काफी समय के बाद महल में आए थे, इसलिए महल में खूब चहल पहल थी। सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। खाना खाते समय महाराज अपनी खुशी जताते हुए कहते हैं कि आज बहुत समय बाद अपने सभी बच्चों के साथ भोजन कर रहा हूं। आज ये भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। महारानी भी उनसे कहती है कि महाराज, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद काफी देर तक वे सभी आपस में बातें करते रहे और फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में पहुंचने के बाद महारानी महाराज से कहती है कि महाराज, अब हमारे बेटे विवाह के लायक हो चुके हैं, इसलिए उनके विवाह के बारे में हमें सोचना चाहिए। महारानी की बात मानकर महाराज कहते हैं कि महारानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। हम कल ही राज पुरोहित जी से कहकर उन्हें अच्छी राजकुमारियां ढूंढने के लिए कहते हैं। अगले दिन महाराज राज पुरोहित जी को महल में बुलाकर कहते हैं कि पुरोहित जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों के लिए अच्छी राजकुमारियां ढूंढें। राजा की बात सुनकर पुरोहित कहते हैं कि महाराज, राजकुमारों के लिए मेरी नजर में कई राजकुमारियां हैं। राजकुमारों की प्रसिद्धि सुनकर कई देशों के राजा अपनी बेटियों का विवाह हमारे राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। राज पुरोहित की बात सुनकर महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप जल्द से जल्द महारानी को उन सभी राजकुमारियों की जानकारी दीजिए।
वे ही पसंद करेंगी। पुरोहित जी कहते हैं कि महाराज जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद पुरोहित जी महाराज से आज्ञा लेकर राजमहल से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजगढ़ के महाराज अपनी बेटियों का रिश्ता महाराज रणजीत सिन्हा के यहाँ भेजते हैं। तो पुरोहित जी महाराज को जाकर बताते हैं कि महाराज, राजगढ़ के महाराज अपनी तीनों बेटियों और अपने भाई की तीनों बेटियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने कुंडली भी मिला ली है। महाराज, सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है। महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पुरोहित कहता है कि क्षमा कीजिए महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का समय अभी नहीं आया है, इसलिए उनका विवाह अभी नहीं हो सकता। थोड़ी देर सोचने के बाद महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप राजगढ़ के महाराज को हमारा संदेश भेजें और कहें कि हमें रिश्ता मंजूर है। इसके साथ ही महाराज अपने महामंत्री को विवाह की तैयारियां करने का आदेश देते हैं। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगती है। पूरा राजमहल फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। चारों तरफ काम करने वाले भाग भाग कर काम कर रहे थे। मंत्री अपनी देखरेख में सब तैयारियां करवा रहे थे। उधर महल में सातों राजकुमार तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिन्हा को चिढ़ाते हुए बोला कि बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है, देखो ये फंसने से बच गया। तभी चौथे नंबर का राजकुमार बोला कि हाँ भाई, अब तो हमारी आजादी छिन जाएगी, और सभी हंसने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह बोला कि भाइयों, शादी तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरी शादी किसी बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होगी। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला कि अच्छा जी, तुम ऐसी कौन सी फूलमती रानी लाओगे? विक्रम सिंह थोड़ा हैरान होकर बोला कि फूलमती रानी? ये फूलमती रानी कौन है? जब तक दूसरे नंबर वाला राजकुमार जवाब देता, एक काम करने वाली वहां आ गई और बोली कि राजकुमारों को मेरा प्रणाम, आप सभी को महाराज बुला रहे हैं, बारात निकलने का समय हो रहा है। सबसे बड़े राजकुमार बोले कि हम सभी तैयार हैं, अभी पहुंचते हैं। वो वहां से चली जाती है। राजकुमार बाकी राजकुमारों की तरफ देखकर बोले कि चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं। सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। 6 राजकुमारों का विवाह बहुत ही धूमधाम से पूरा होता है। 6 राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने कुंतल देश पहुंचते हैं। वहां राज्य में राजकुमारों और उनकी पत्नियों का जोरदार स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहुओं को लेकर राजमहल में आती है और रीति रिवाज पूरे करवाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीतता है। एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती है। महारानी कहती है कि महाराज, हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। क्या हम कुलदेवी के दर्शन और कुछ तीर्थ दर्शन कराएं? महारानी की बात सुनकर महाराज कहते हैं कि महारानी, विचार तो अच्छा है, लेकिन अभी हमारे सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह का विवाह होना बाकी है। अभी हम तीर्थ पर कैसे जा सकते हैं? महारानी कहती है कि महाराज, मैं जानती हूं, लेकिन राज पुरोहित जी ने अभी छोटे राजकुमार के विवाह का समय नहीं बताया है। हम कुछ दिन बाद ही लौट आएंगे। मेरा मन कुलदेवी के दर्शन को बहुत कर रहा है। महाराज महारानी की बात से सहमत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाते हैं। अगले दिन यात्रा की पूरी तैयारी कर महाराज और महारानी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। जाते समय वे बड़े राजकुमार और उसकी पत्नी को राज्य और राजमहल की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बाकी बेटे और बहुओं का ध्यान रखने की बात कहकर चले जाते हैं। महाराज और महारानी के महल से जाने के बाद सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी अपने देवर और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन तीसरी और चौथी रानी आपस में छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के बारे में बात कर रही थी। तीसरी रानी कहती है कि छोटे राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी हैं। जब भी उनके विवाह की बात करो तो कहते हैं, आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। चौथी रानी कहती है कि तुम ठीक कहती हो,
वो तो ऐसे कहते हैं कि जैसे वो रानी फूलमती को ब्याह कर लाएंगे। इसके बाद वे दोनों रानियां जोर से हंसने लगी। उनकी सभी बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली, पर वो इस पर मुस्कुरा कर रह गए। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, पर राजकुमार विक्रम वहां नहीं था। बड़े राजकुमार ने पूछा तो पता चला कि छोटे राजकुमार विक्रम महल में नहीं है। भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम के लिए चले गए। वैसे तो सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने तीसरी और चौथी रानी से कहा कि देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करा देना। ये कहकर सबसे बड़ी रानी अपने कमरे में चली गई। दोनों रानियां राजकुमार विक्रम के आने की राह देखने लगी। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह आ गया। उसने भोजन मांगा। भोजन परोसा जाने लगा। तभी तीसरी रानी चौथी रानी की ओर देखने के बाद विक्रम से बोली कि क्यों राजकुमार जी, आप कहां थे? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार विक्रम भोजन करते हुए बोले कि हम जंगल गए थे। तभी मजाक करते हुए चौथी रानी बोली कि राजकुमार जी जंगल में क्यों? क्या जंगल में अपने लिए सुंदर पत्नी ढूंढने गए थे? ये बोलकर दोनों रानियां हंसने लगी। राजकुमार विक्रम समझ गया कि ये दोनों मेरी हंसी उड़ा रही है। वो भी पलटकर बोला कि हां, मैं फूलमती रानी को ढूंढने गया था। ये सुनकर दोनों रानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। राजकुमार फिर बोला कि देखना भाभी, आपकी देवरानी तो फूलमती रानी ही बनेगी। ये कहकर राजकुमार विक्रम वहां से चला गया। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। तभी बड़ी रानी आई और बोली कि राजकुमार विक्रम, ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है। राजकुमार विक्रम चौंक कर पलटा और बोला कि अरे आप भाभी, आपकी तबीयत अब कैसी है? बड़ी रानी ने उत्तर दिया कि अब ठीक हूं। माफ कीजिएगा, आज आपको भोजन नहीं करवा सकी। राजकुमार विक्रम बोला कि अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं। बड़ी रानी बोली कि अच्छा चलिए बताइए, यहां खड़े आप क्या सोच रहे थे? राजकुमार विक्रम बोला कि मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए देवरानी ले ही आऊं। बड़ी रानी बोली कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आपने हमारी देवरानी ढूंढ ली है। कौन है वो? राजकुमार विक्रम शर्माते हुए बोला कि राजकुमारी फूलमती। बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली कि राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। विक्रम ने पूछा कि क्यों भाभी, ये क्यों नहीं हो सकता? आखिर ऐसी क्या परेशानी है? बड़ी रानी राजकुमार को समझाते हुए बोली कि विक्रम, तुम नहीं समझोगे। राजकुमारी फूलमती से विवाह करना आसान नहीं है। वो 7 समुद्र पार रहती है। इतनी दूर जाना आसान नहीं है। रास्ते में चोर लुटेरे, जंगली जानवर और जादू करने वाले मिलेंगे। आप इन सब से कैसे निपटोगे? राजकुमार विक्रम बोला कि भाभी, मैंने फैसला कर लिया है। अब चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर चिंतित होते हुए बड़ी रानी बोली कि विक्रम, ये पागलपन है और मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी। और ये कहकर बड़ी रानी अपने कमरे में चली गई। रात बीत गई। दूसरे दिन राजकुमार विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई को अपनी इच्छा बताई और जाने की आज्ञा मांगी। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने विक्रम को जाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि राजकुमार विक्रम की जान किसी भी संकट में पड़े। लेकिन विक्रम ने मन में ठान ली थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और राजकुमारी फूलमती के देश में जाने की तैयारी करने लगा। दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगा। उसने अपनी योजना अपने पक्के दोस्त चंदन को बताई। चंदन सेनापति का बेटा था और बचपन से ही राजकुमार विक्रम का दोस्त था। वैसे तो वो बहुत ही डरपोक था, पर अपने दोस्त पर कोई संकट नहीं आने देना चाहता था। उसने राजकुमार विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम के न मानने पर उसने भी उसके साथ चलने की जिद कर ली। हार कर
राजकुमार विक्रम को उसे अपने साथ रखना पड़ा। अब दोनों दोस्तों ने चलने की योजना बनाई और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही विक्रम और उसका दोस्त चंदन निकलने को तैयार हुए। विक्रम ने बाकी भाइयों के कमरे में देखा। वे सब गहरी नींद में सो रहे थे। पहरेदार भी झपकी ले रहे थे। दोनों दोस्त चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल गए। जैसे ही वो अपने राज्य की सीमा से बाहर हुए, उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ा दिए। बहुत समय तक वो लगातार चलते रहे और चलते चलते वो थक गए। चंदन हांफते हुए बोला कि राजकुमार अब और नहीं चला जाता, बहुत थकान हो गई है। राजकुमार विक्रम भी थोड़ा थकान भरे लहजे में बोला कि हाँ दोस्त, थक तो गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार और उसका दोस्त दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हो गई। चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी घूम रहे थे। राजकुमार विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठा। उसने चंदन को देखा तो चंदन मुंह खोले सो रहा था। चंदन को देखकर राजकुमार विक्रम को एक शरारत सूझी। उसने चंदन के नाक में एक पत्ता लेकर घुसाया तो चंदन घबराकर उठ बैठा और बोला कि दोस्त, ये क्या मजाक है? क्या किसी को ऐसे भी जगाते हैं? राजकुमार हंसने लगा और बोला कि जागो मेरे दोस्त, चलो सुबह हो गई है, हमें अभी बहुत दूर चलना है। चंदन रूठते हुए बोला कि दोस्त, रात भर तो चले हैं, अब तो जब तक कुछ खा पी नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विक्रम हंसते हुए बोला कि ठीक है दोस्त, चलो खाने की कुछ व्यवस्था देखते हैं। चलो देखते हैं, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। वे थोड़ी दूर चले कि उनको एक गांव दिखाई दिया। दोनों ने ये बात तय कर रखी थी कि हम लोग किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, एक साधारण यात्री बनकर ही लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंचे। उन्हें एक गांव वाला मिला। चंदन ने उनसे खाने पीने की जगह पूछी। गांव वाले ने एक घर की तरफ इशारा किया और चल दिया। राजकुमार विक्रम और चंदन दोनों उस घर की तरफ चल दिए। दोनों दोस्त उस घर के सामने खड़े हो गए। घर कच्चा था, घास फूस की छत थी, मिट्टी से पुती दीवारें थी। बाहर आंगन में एक और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दूसरी तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। जब वहां चंदन को कोई दिखाई नहीं दिया तो चंदन ने आवाज लगाकर पूछा कि घर में कोई है? कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर अंदर से एक दुबला पतला सा लड़का बाहर निकला। देखने में वो लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा था। वो लड़कियों जैसी पतली आवाज में बोला कि कहिए, क्या काम है? चंदन मुस्कुराते हुए बोला कि जी, हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमें भोजन चाहिए। लड़के ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला कि ठीक है, आपको यहां भोजन तो मिलेगा, पर उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर राजकुमार विक्रम और चंदन दोनों ने हाँ कर दी। लड़के ने उनको नहाने आदि के लिए जगह बता दी और खुद भोजन की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद ही भोजन तैयार हो गया और वो लोग भोजन करने लगे। बात करते हुए लड़के ने उनका यात्रा करने का कारण पूछा तो विक्रम ने उसे सब बता दिया। ये सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया और बोला कि देखिए, राजकुमारी फूलमती के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसमें जान जाने का भी खतरा है, रास्ता भी बहुत ही खराब और कठिन है। राजकुमार विक्रम ने कहा कि दोस्त, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि विवाह तो राजकुमारी फूलमती से ही करूंगा। भोजन करने के बाद दोनों दोस्त सो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन लोगों ने चलने की आज्ञा मांगी। लड़का बोला कि दोस्तों, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। चंदन बोला कि दोस्त, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम बहुत कठिन काम करने जा रहे हैं, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राजकुमार विक्रम ने भी यही कहा, पर वो लड़का उनकी बात नहीं माना। उसने बताया कि वो भी तलवार चलाना और घुड़सवारी करना जानता है, शायद मैं आपकी मदद भी कर सकूंगा। उसके बार बार जिद करने पर वे लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने खाने पीने का सामान बांधा और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे निकल गए। चलते चलते वे तीनों एक घने जंगल में पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़
और घनी झाड़ियां थी। नदी भी बह रही थी। उस नदी के किनारे पर वे तीनों आराम करने के लिए अभी बैठे ही थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार विक्रम आवाज की तरफ दौड़ा। आवाज का पीछा करते हुए वो और भी घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बकरी शेर के चंगुल में है। राजकुमार विक्रम ये देखकर हैरान रह गया कि वो आवाज तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वो बकरी फिर चिल्लाई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार विक्रम ने फुर्ती से शेर पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में शेर मर गया। बकरी चिल्लाते हुए राजकुमार के पास आई। राजकुमार विक्रम के पास आते ही वो बकरी एक सुंदर परी में बदल गई। विक्रम उसे देखता ही रह गया। उसने राजकुमार विक्रम से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? विक्रम बोला कि मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूं और मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने के लिए जा रहा हूं। परी ने कहा कि राजकुमार विक्रम, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम बहुत ही कठिन काम के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दे रही हूं। इस अंगूठी की यह खूबी है कि जब भी तुम इसे पहनोगे तुम गायब हो जाओगे और किसी को नहीं दिखोगे। ये अंगूठी लो, ये तुम्हारे काम आएगी। राजकुमार विक्रम उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उस परी का धन्यवाद किया। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ गई। तभी चंदन और वो लड़का राजकुमार विक्रम को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और बोले कि राजकुमार, आप यहां चले आए और हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। राजकुमार विक्रम ने उनको परी वाली बात बताई और वो जादुई अंगूठी भी दिखाई। अंगूठी देखकर वे दोनों भी खुश हुए। चंदन बोला कि चलो राजकुमार इस अंगूठी को आजमा कर देखते हैं। उसकी बात मानकर राजकुमार विक्रम ने वो अंगूठी पहन ली और अंगूठी पहनते ही विक्रम गायब हो गया। दोनों विक्रम विक्रम चिल्लाने लगे। अंगूठी उतारते ही राजकुमार विक्रम उन्हें फिर से दिखने लगा। ये देखकर तीनों बहुत खुश हुए। वो लड़का बोला कि राजकुमार, ये अंगूठी आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफर पर चल पड़े। चलते चलते वे लोग बहुत दूर निकल आए थे। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई दी। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था, इसलिए वे तीनों घोड़ों की लगाम पकड़कर आगे चलने लगे। ये पहाड़ी इलाका डाकुओं के लिए बदनाम था। वे तीनों पहाड़ियों पर अभी कुछ ही दूर गए थे, तभी अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से पहले तो वे तीनों घबरा गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। उन तीनों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और डाकुओं से भिड़ गए। डाकू संख्या में ज्यादा थे, फिर भी तीनों बराबर उनसे लड़ रहे थे। अचानक लड़ते हुए राजकुमार विक्रम को अंगूठी की याद आती है। लड़ते लड़ते मौका पाकर वो उस अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर पहन लेता है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो एक डाकू पर हमला कर देता है, लेकिन जब डाकू पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उस डाकू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो फिर अपने चारों ओर मुड़कर देखता है, अब भी उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब तो वो डाकू बुरी तरह से डर जाता है और डर कर वहां से भागने लगता है। फिर राजकुमार विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में मारकर वो उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आती। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। वो वही बेहोश हो जाता है। राजकुमार विक्रम को उसे इस तरह परेशान करने में बहुत मजा आने लगता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकुओं ने घेर रखा है। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा है। इतने में राजकुमार विक्रम एक डाकू की तलवार को पीछे से पकड़ लेता है। डाकू तलवार चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार को चला ही नहीं पाता।
घबराकर वो तलवार को छोड़ देता है। डाकू देखते हैं कि तलवार हवा में उड़ रही है। इसके बाद तो कभी किसी डाकू को थप्पड़ पड़ता है और किसी को लात पड़ती है। डाकुओं को समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वे सब इसको भूत समझकर भाग खड़े हुए। डाकुओं के जाने के बाद राजकुमार विक्रम ने अपनी पहनी हुई अंगूठी उतार दी। अब वो वापस सबको दिखाई देने लगता है। चंदन खुश होकर कहता है कि दोस्त विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली। परी ने ये तो बड़े काम की चीज दी है। गांव वाले लड़के ने भी अपनी बात कही। अब तीनों आगे बढ़ चले। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई दिया जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। जंगली फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर नजारा लग रहा था। ये देखकर उन तीनों का दिल खुश हो गया। राजकुमार विक्रम ने कहा कि दोस्तों, देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो कुछ देर रुक कर यहां पर आराम कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले चलिए नहा लिया जाए। उन डाकुओं से लड़कर पसीने से शरीर भीग गया है। चंदन ने भी राजकुमार विक्रम की बात मान ली, लेकिन वो गांव वाला लड़का बोला कि आप लोग नहा लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए फल लेकर आता हूं। लड़के की बात सुनकर चंदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला कि अरे दोस्त, हमारे साथ नहाने में क्या परेशानी है? नहाने से थकावट दूर हो जाएगी। आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उस लड़के को पानी में खींचने लगा। लड़का घबराकर अपना हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया और बोला कि आप लोग नहाइए, मुझे नहीं नहाना। राजकुमार विक्रम ने कहा कि रहने दो चंदन, यदि उसका नहाने का मन नहीं है तो तुम बेचारे को परेशान क्यों कर रहे हो? चंदन हंसते हंसते झरने के नीचे चला गया। दोनों दोस्त झरने में नहाने का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर में ही वो लड़का उनके लिए कुछ जंगली फल लेकर आया। अचानक उस लड़के ने देखा कि एक पानी वाला सांप उन दोनों की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार विक्रम तो थोड़ी दूरी पर तैर रहा था, लेकिन वो सांप चंदन के बहुत पास में आ चुका था। लड़के ने बिना समय गवाए वो तुरंत पानी में कूद गया और उस सांप को उठाकर उनसे दूर पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। अचानक हुई इस घटना से चंदन चौंक गया। उसने लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चंदन का चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। चंदन की आंखें फटी रह गई। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहा था जो कि अब लड़की में बदल चुका था। उसके लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। चंदन हकलाते हुए बोला कि अरे तुम तो लड़के थे। लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली कि हां, मैं एक लड़की हूं और मैं लड़का बनकर गांव में रह रही थी। इतने में राजकुमार विक्रम भी वहां आ गया। वो भी उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। राजकुमार बोला कि पर तुम्हें लड़का बनकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई? लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए बोली कि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या आप सुनेंगे और मेरी मदद करेंगे? उन दोनों ने हां में सिर हिलाया और वे दोनों भी वही उसके पास पत्थर पर बैठ गए। अब लड़की ने अपनी पूरी बात सुनानी शुरू की। लड़की बोली कि असल में हम नंदनपुर रहते थे, जो कि फूलमती रानी के देश मालवगढ़ से कुछ ही दूरी पर था। मेरे पिता वहां पर राजवैद्य थे। दोनों राज्यों में अच्छी दोस्ती थी। मेरे पिता दोनों राज्यों के बीमारों का इलाज करते और उनकी सेवा करते थे। पर मालवगढ़ का मंत्री बहुत बेईमान व्यक्ति था। वो मालवगढ़ राज्य पर राज करना चाहता था। मालवगढ़ के राजा का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी फूलमती थी। मालवगढ़ का वह मंत्री राजकुमारी फूलमती से विवाह करके राज्य को हड़पना चाहता था। राजा के रहते उसका विवाह राजकुमारी फूलमती से नहीं हो पा रहा था। जब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने उस राज्य को हड़पने का दूसरा तरीका सोचा। उसने राजा के खाने में कोई जहरीली दवा मिला दी। वो दवा ज्यादा जहरीली नहीं थी, इसलिए उस जहरीली दवा से केवल राजा की तबीयत खराब हुई। राजा के सैनिक भागे भागे मेरे पिता के पास आए और उन्हें इसके बारे में बताया।
मेरे पिता तुरंत उनके साथ चले गए। उन्होंने राजा को दवा दी। राजा को उस दवा से थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद राजा को फिर से दवा देनी थी, इसलिए मेरे पिता वही राजमहल में रुक गए। राजा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको होश आ गया। पिता ने उनको दूसरी बार दवा पिला दी। कुछ ही देर में राजा तड़पने लगे और मर गए। मंत्री ने शोर मचा दिया कि वैद्य ने राजा को जहर दे दिया है। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। पिता को दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। मेरे पिता ने अपनी बहुत सफाई दी, पर किसी ने भी उनकी एक न सुनी। राजकुमारी फूलमती अपने पिता की मौत के गम में उदास हो गई। राजपाट से उनका मन उठ गया। उस दुष्ट मंत्री के मन की इच्छा पूरी हो गई थी और बहुत जल्दी ही उसने राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। राजकुमार विक्रम ने सवाल किया कि लेकिन तुम यहां इतनी दूर कैसे आई और लड़का बनकर क्यों रह रही थी? लड़की बोली कि मजबूरी राजकुमार, मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए उस मंत्री के पास गई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलमती भी मेरे पिता को ही दोषी मानती है। फिर मैं किसी तरह छुपकर पिता को छुड़ाने के लिए जेल में पहुंची, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। जब सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो मैं वहां से जान बचाकर भाग निकली और बचते बचते यहां आ गई। मैं यहां पर दुनिया की बुरी नजर से बचने के लिए लड़का बनकर रहने लगी। उसके बाद आप लोग मिले। आपसे बातें करके और आपके बारे में जानकर मुझे अपने पिता को छुड़ाने की उम्मीद पूरी होती नजर आने लगी, इसलिए मैं आपके साथ आ गई। क्या आप मेरी मदद करोगे? राजकुमार विक्रम उसकी पूरी कहानी सुनकर उदास हो गया और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर ही आपके पिता को छुड़ाने में आपकी सहायता करेंगे। पर आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिता को फंसाया गया है? लड़की बोली कि जब मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए जेल में गई थी, तभी मेरे पिता ने मुझे ये बात बताई थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि मंत्री ने अपनी जीत की खुशी और राजगद्दी के घमंड में नशे में ये बात मेरे पिता को कह दी थी। उसने खुद उस दिन की पूरी घटना मेरे पिताजी को बताई थी। वो जानता था कि अब मेरे पिताजी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राजकुमार विक्रम बोला, चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब वो लोग वहां से चलने लगे तो चंदन ने उस लड़की से कहा कि तुमने अभी तक हमें अपना नाम तो बताया नहीं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सुमन है। चंदन बोला, सुमन वाह क्या नाम है, नाम से ही खुशबू आ रही है। ये कहकर वो हंसने लगा। सुमन और राजकुमार विक्रम ने एक साथ चंदन को घूर कर देखा तो चंदन घबरा गया और बोला, चलो भी ऐसे क्या घूर रहे हो? इसके बाद वे तीनों आगे के सफर पर आगे बढ़ गए। तीनों अपने अपने घोड़े लेकर निकलते हैं। रास्ते में कई जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। किनारे पर खड़े होकर वे तीनों समुद्र को देख रहे थे। तभी सुमन बोली, राजकुमार अब आगे का क्या विचार है? इस समुद्र को पार करके ही राजकुमारी फूलमती तक पहुंचा जा सकता है। चंदन सोचते हुए बोला, तुम्हारी ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इस समुद्र को पार कैसे करेंगे? राजकुमार विक्रम ने अपना सुझाव देते हुए कहा, हम इस समुद्र को नाव से पार करेंगे और हमको एक नाव बनानी होगी। इतना कहकर राजकुमार विक्रम चंदन की ओर देखने लगा। चंदन चौंकते हुए बोला, मुझे तो नाव बनानी नहीं आती, तुम लोग ही बनाओ। सुमन मुस्कुराती हुई कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें नाव बनानी हम सिखा देंगे। चंदन उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहता है, जी बिल्कुल, यदि आप सिखाएंगी तो हम नाव बनाना जरूर सीखेंगे। राजकुमार विक्रम चंदन को अजीब नजरों से घूरता है। तभी चंदन आसपास के पेड़ों की ओर देखने लगता है। तीनों मिलकर पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करके एक नाव बनाते हैं। नाव बनने के बाद उसमें सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। 2 दिन तक नाव से सफर करने के बाद वो किनारे पर पहुंचते हैं। चंदन नाव को एक नारियल के पेड़ से बांध देता है। राजकुमार विक्रम सुमन से कहता है, तो ये राजकुमारी फूलमती का देश है। विक्रम की बात का उत्तर देते हुए सुमन कहती है,
जी राजकुमार, परंतु ये तो राज्य का पिछला हिस्सा है। उस दुष्ट मंत्री ने राजकुमारी फूलमती को यहां कैद करके रखा हुआ है। चंदन अपना सिर खुजलाता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, परंतु हम राजकुमारी तक कैसे पहुंचेंगे? सुमन चंदन को देखकर मुस्कुराती है। चंदन समझ जाता है और मन ही मन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जब भी मुस्कुराती है तब ये जरूर कोई न कोई नया काम करती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुमन अपने मुंह से एक अजीब आवाज निकालती है, जिसे सुनकर एक घुड़सवार तेजी से इन तीनों के पास आता है, जो दिखने में एक बूढ़ा व्यक्ति था। राजकुमार विक्रम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। तभी सुमन उस आदमी को देखकर कहती है, चाचा जी आप कैसे हैं? घुड़सवार कहता है, बेटी तुम यहां पर वापस क्यों आई? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद वो व्यक्ति राजकुमार विक्रम और चंदन की ओर देखते हुए कहता है कि बेटी तुम्हारे साथ ये लोग कौन हैं? सुमन उन दोनों के बारे में बताती हुई कहती है, अरे अरे चाचा जी, इतने सारे सवाल, वह भी एक साथ। मैं यहां इन दोनों की मदद से आई हूं। वो राजकुमार विक्रम की ओर इशारा करके कहती है, चाचा जी ये है कुंतल देश के राजकुमार विक्रम और ये उनके मित्र चंदन है। राजकुमार विक्रम यहां राजकुमारी फूलमती से विवाह करने आए हैं। ये दोनों पिताजी को छुड़ाने में मेरी मदद भी करेंगे। घुड़सवार सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा बहुत अच्छा है, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? राजकुमार विक्रम कहता है, सबसे पहले हमें महल में प्रवेश करना होगा। आप महल के अंदर जाने में हमारी मदद कीजिए। घुड़सवार कहता है, इसका मेरे पास एक उपाय है। मंत्री कल यहां एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है, आप लोग उस समय महल में प्रवेश कर लीजिएगा। राजकुमार विक्रम को उसकी बात ठीक लगती है। तभी वो घुड़सवार कहता है, आप लोग कुछ देर यही रुकिए, मैं अभी आता हूं। ये कहकर घुड़सवार वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार अपने साथ कुछ खाने का सामान और एक तंबू लेकर वहां पहुंचता है और उनसे कहता है, आप लोग भोजन करके यहीं पर आराम कीजिए, हम कल मिलते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं यही आसपास रहूंगा। ये कहकर वो फिर से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो तीनों भोजन करके सो जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग महल में जाने को तैयार होते हैं। सुमन एक बार फिर से अजीब सी आवाज निकालती है, जिसे सुनने के बाद कुछ ही देर में वो घुड़सवार वहां पर आ जाता है। वहां पहुंचकर वो उन तीनों से पूछता है कि क्या आप लोग चलने को तैयार हैं? उनके हाँ करने पर वो उन्हें कुछ कपड़े देते हुए कहता है, देखिए आप लोग इन कपड़ों को पहन लीजिए। ये कपड़े उत्सव में नाचने वालों के कपड़े हैं। इन कपड़ों को पहनकर आप लोग आसानी से अंदर जा सकते हो। तीनों उन कपड़ों को पहन लेते हैं। सुमन चमकदार कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। चंदन मुंह फाड़े उसे ही देखे जा रहा था। राजकुमार विक्रम ने जब ये देखा तो उसने चंदन का मुंह बंद करते हुए कहा, मित्र, तुम्हारे इस प्रकार खुले हुए मुंह में कोई जीव घुस सकता है। क्या बात है, उसको ऐसे क्यों देख रहे हो? अब चंदन बोल ही पड़ा, मित्र, अब तुम तो राजकुमारी फूलमती से विवाह करके दूल्हा बन जाओगे। मैं भी सोच रहा हूं कि लगे हाथ मैं भी विवाह कर लूं। राजकुमार विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पहले हम जाकर राजकुमारी फूलमती से मिल तो लें। इसके बाद तीनों वहां से चल पड़ते हैं और कुछ देर बाद एक बड़े से प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक जाते हैं। प्रवेश द्वार पर तैनात सैनिक उनको देखकर कहता है, क्या तुम लोग नाचने गाने के लिए आए हो? तीनों बिना कुछ कहे हमें सिर हिला देते हैं। सैनिक कहता है, ठीक है, महल में चले जाओ। उसके बाद वो तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर जाकर वो देखते हैं कि अंदर चारों तरफ खूब सजावट की गई थी। पूरे राजमहल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। तभी मंत्री, जो कि राजा बन चुका था, उसका राज दरबार में आना होता है। उसको देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। राजा राज सिंहासन पर बैठता है और सबको अपने अपने सिंहासन पर बैठने का इशारा करता है। इसके कुछ देर बाद ही राजकुमारी फूलमती का प्रवेश होता है। गुलाबी लहंगा पहने हुए, सुंदर गोरे रंग वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली राजकुमारी फूलमती को देखते ही
राजकुमार विक्रम का हाल बुरा हो जाता है। वो एकटक राजकुमारी फूलमती को देखता रह जाता है। इतनी सुंदर राजकुमारी उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। तभी जब चंदन राजकुमार विक्रम की आंखों के सामने हाथ हिलाता है, तब राजकुमार विक्रम को होश आता है। राजकुमार विक्रम चंदन से कहता है, मित्र, क्या तुमने कभी इतनी सुंदर राजकुमारी देखी है? लोग सही कहते थे, वाकई में राजकुमारी फूलमती बिल्कुल फूलों जैसी है। चंदन भी अपनी सहमति जताता है। तभी सुमन वहां उनके पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई योजना बनाई है या बिना योजना के ही यहां पर पहुंच गए हो? राजकुमार विक्रम उन दोनों को अपने करीब बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। उसके बाद राजकुमार विक्रम उन्हें अपनी योजना के बारे में बताता हुआ कहता है कि योजना के अनुसार रात को उत्सव खत्म हो जाने पर सब लोग सो जाएंगे। तब वो राजकुमारी फूलमती के कमरे में जाकर उसे पूरी बात बताएगा। सुमन उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? यहां महल में बहुत से सैनिक पूरी रात पहरा देते हैं। तुम्हारे लिए ये कर पाना नामुमकिन है। राजकुमारी फूलमती तो तुम्हें जानती भी नहीं है और तुम उसके लिए एक अनजान व्यक्ति हो। वो तुमसे बात क्यों करेगी या तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? इसलिए अभी चुपचाप यहां से निकल जाना ही ठीक रहेगा। हम फिर से सही प्रकार से योजना बनाकर यहां आ सकते हैं। लेकिन राजकुमार विक्रम उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि आज हमें राजमहल में प्रवेश करने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकता। मुझे आज कोशिश करनी है। उत्सव में नाच गाने के बाद राजकुमार विक्रम सैनिकों की नजर बचाकर कमरे में छुप जाता है। रात गहरी होने लगती है। राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती के कमरे को देखता है। राजकुमारी फूलमती का कमरे बहुत बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल बिस्तर पड़ा हुआ था, जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। बड़े तकिए बिस्तर पर पड़े हुए थे। एक कोने में बड़ा शीशा लगा हुआ था। एक तरफ दीवार पर राजकुमारी फूलमती का बड़ा चित्र लगा हुआ था। राजकुमार विक्रम को कमरा बहुत पसंद आया। राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती के चित्र को देख रहा था। तभी बाहर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। लोगों के हंसने की आवाज सुनकर राजकुमार विक्रम एक पर्दे के पीछे छिप गया और देखने लगा। राजकुमारी फूलमती अपनी दासियों के साथ कमरे में आ चुकी थी। दासियां राजकुमारी फूलमती के गहने उतार रही थी। राजकुमारी फूलमती बिना गहनों के भी बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार विक्रम एकटक उसे देख रहा था। दासिया राजकुमारी की भारी पोशाक उतारने लगी तो राजकुमार विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कमरे के दीपक बुझा दिए गए। कुछ दीपक जलते हुए छोड़ दिए गए ताकि वहां पर थोड़ा उजाला रह सके। दासियों के जाने के बाद राजकुमारी फूलमती सो गई। राजकुमार विक्रम पर्दे के पीछे से निकलकर राजकुमारी के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वो आराम से बिस्तर पर सो रही राजकुमारी फूलमती को लगातार देखे जा रहा था। अचानक राजकुमारी फूलमती की आंख खुल गई। वो एक अजनबी को अपने सामने देखकर जोर से चिल्लाई। राजकुमार विक्रम ने घबराकर राजकुमारी फूलमती के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुप चुप राजकुमारी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चिल्लाओ मत। लेकिन राजकुमारी फूलमती ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर जोर से चिल्लाई। अब की बार राजकुमार ने अपनी कमर के पट्टे से छोटी तलवार निकाली और राजकुमारी फूलमती का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार विक्रम ने कहा, राजकुमारी मेरी बात सुनो। राजकुमारी फूलमती गुस्से से बोली, तुम कौन हो और इस तरह से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राजकुमार विक्रम ने कहा, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूं। मैं इतनी दूर से आपसे विवाह करने आया हूं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करूंगा। राजकुमारी फूलमती एक तक उसे देखे जा रही थी। उसको राजकुमार विक्रम की आंखों में सच्चाई नजर आई। वो शांत होकर बिस्तर पर बैठ गई और उसने राजकुमार विक्रम को भी बैठने के लिए कहा। विक्रम ने सारी बात राजकुमारी फूलमती को बताई। उसने ये भी बताया कि राजा की हत्या राजवैद्य ने नहीं
बल्कि उनके मंत्री ने की है। इतना सुनकर राजकुमारी फूलमती बोली, संदेह तो मुझे पहले से ही था। पिताजी महाराज ठीक लग रहे थे और राजवैद्य तो शुरू से हमारे यहां राजमहल में आ रहे हैं। तभी वो मंत्री मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उस बुरे और बड़ी उम्र के आदमी से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी फूलमती से कहा, राजकुमारी चलो उस मंत्री को सजा देकर राजवैद्य को छुड़ाते हैं। राजकुमार विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी फूलमती कुछ उदास से होकर बोली, ये इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है, क्योंकि राज्य के सारे सैनिक उसके साथ है। राजकुमार, ऐसे में हम उन लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे? कुछ भी करने से पहले हमें बहुत सोच समझकर योजना बनानी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन राजकुमारी फूलमती ने अपने पिताजी के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने साथ लिया। राजकुमारी फूलमती ने उन सभी लोगों से अकेले में बात करके उन्हें अपने मन के शक के बारे में बताया। इसके बाद अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए उसने उन सभी को अपने कमरे में छुपा लिया। ये सब करने के बाद उसने अपनी दासियों से मंत्री को बुलाकर लाने के लिए कहा। आज से पहले राजकुमारी फूलमती कभी भी मंत्री से सही ढंग से बात नहीं करती थी, लेकिन अचानक इस प्रकार बुलावा आने से वो बहुत खुश हो गया था। राजकुमारी का बुलावा सुनकर मंत्री दौड़ा चला आया। राजकुमारी फूलमती ने उसको अपनी बातों से रिझाकर खूब मदिरा पिलाई। जब राजकुमारी फूलमती को लगा कि उसे मदिरा का बहुत नशा हो चुका है, तो राजकुमारी ने उससे पिछली बातें करनी शुरू कर दी और बातों बातों में उसने सारे सच को उगल दिया। मंत्री के मुंह से सच्चाई जानकर राजकुमारी फूलमती के कमरे में छिपे सैनिक और राजा के वफादार सभी लोग निकलकर सामने आ गए। उन्होंने मंत्री को पकड़ लिया और राज दरबार लगाकर मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया और इसके बाद राजवैद्य को भी छोड़ दिया गया। अपने जीवन की एक सच्चाई को जानकर और मंत्री को सजा देने के बाद राजकुमारी फूलमती बहुत खुश थी। इसके बाद उसने राजकुमार विक्रम से उसके बारे में पूरी जानकारी ली और खुशी खुशी उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजकुमार विक्रम के मित्र चंदन ने भी सुमन से अपने विवाह के लिए राजकुमारी से मदद मांगी और राजकुमारी फूलमती द्वारा सुमन के पिता से बात करने पर सुमन के पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राजमहल में राजकुमार विक्रम और राजकुमारी फूलमती तथा चंदन और सुमन का विवाह पूरा हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजकुमार विक्रम ने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। सभी लोगों ने दुखी मन से चारों को विदा किया और वो चारों अपने देश की ओर चल पड़े। कुछ दिन सफर करने के बाद वो सभी अपने देश में पहुंच गए। जब राजकुमार विक्रम अपनी पत्नी फूलमती रानी को लेकर राजमहल में पहुंचा तो राज्यवासियों और उसके भाई और भाभियों ने दोनों का बहुत स्वागत किया। राजा और रानी भी अपनी सबसे छोटी बहू के आने से बहुत खुश थे। दूसरी ओर चंदन और उसकी पत्नी का भी अच्छा स्वागत किया गया। राज्य में उत्सव किया गया। इस सभी के बीच राजकुमार विक्रम ने महसूस किया कि 5वें और 6ठे नंबर की रानी खुश नहीं थी और बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। राजकुमार विक्रम उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी भाभी, आप कैसी हो और आपको आपकी देवरानी कैसी लगी? दोनों ने चिढ़कर मुंह बना लिया। राजकुमार विक्रम आगे बोला, भाभी देख लीजिए, ये राजकुमारी फूलमती ही है जिसको लाने के लिए आपने मुझे कहा था। राजकुमार विक्रम के ये शब्द सुनकर दोनों पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी वहां पर बड़ी भाभी आई और खुश होते हुए राजकुमार विक्रम से बोली, वाह देवर जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। जो नामुमकिन था उसे मुमकिन करके दिखा दिया। राजकुमार विक्रम बोला, भाभी ये सब आपका आशीर्वाद है। राजकुमार विक्रम और रानी फूलमती हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। उनके राज्य में ही कुछ दूरी पर काली पहाड़ियां थी। वहां बहुत कम लोग आते जाते थे, जिसकी वजह से सभी लोग इन पहाड़ियों और उनके रहस्यों से अनजान थे। इन्हीं काली पहाड़ियों में एक गुफा थी, जो कि बाहर से छोटी थी, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी।
पतले से रास्ते से निकलकर गुफा के अंदर पहुंचने पर सबसे पहले सामने एक तालाब था, जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के चारों ओर कई रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये बगिया किसी ने खुद लगाई है। बगिया के बीचों बीच पत्थर का एक रास्ता था, जो कि एक बड़े से हॉल की तरफ जाता था। उसके अंदर प्रवेश करने के बाद सामने एक बड़ा सिंहासन था, जो कि काले रंग की धातु का बना हुआ था। एक तरफ आराम करने के लिए एक बड़ा बिस्तर था। एक तरफ किसी देवता की डरा देने वाली मूर्ति थी, जो कि देखने में काले जादू की लग रही थी। उस मूर्ति के सामने एक कुंड था, जिसमें आग जल रही थी। इस कुंड के पास ही नींबू, खोपड़ी आदि पड़े हुए थे। उस गुफा में एक तरफ एक सुंदर सोने का पिंजरा बना हुआ था, जिसमें एक तोता था। ये गुफा थी झिलमिला जोगी की। जी हां, झिलमिला जोगी, जो कि एक बड़ा और ताकतवर जादूगर था। वो काला जादू करने में माहिर था, जिसके जादू का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। झिलमिला जोगी, जिसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं था। झिलमिला जोगी को अपने जादू पर बहुत घमंड था। इसी जादू के कारण वो किसी से भी ना सुनने का आदी नहीं था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो अपने जादू से उन्हें कुछ भी बना देता था। उसके पास एक जादुई कांच का गोला था, जिसमें वह दुनिया भर में घट रही किसी भी घटना को देख सकता था। एक बार वो अपनी गुफा में टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक वो रुका और उस जादुई गोले में देखकर बोला, ऐ मेरे जादुई गोले, बता आज दुनिया में नया क्या हुआ। जादुई गोले में उसे अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अचानक एक तस्वीर में उसे राजकुमार विक्रम और रानी फूलमती अपने राजमहल के बाग में घूमते हुए दिखाई देते हैं। झिलमिला जोगी की निगाह रानी फूलमती पर रुक जाती है। वो उसे देखते ही दीवाना हो जाता है। रानी फूलमती को देखकर झिलमिला जोगी हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आज तक ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? इस सुंदरी को तो मेरे पास होना चाहिए। उसने जादुई गोले से पूछा, ए जादुई गोले, मुझे ये बता कि ये सुंदर औरत कौन है और ये कहां पर है? जादुई गोले से आवाज आई, ऐ मेरे स्वामी, ये सुंदर औरत कुंतल देश के सबसे छोटे राजकुमार विक्रम की पत्नी रानी फूलमती है। इसका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ है। जादुई गोले की ये बात सुनकर वो जादूगर हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वो बोला, ये राजकुमार विक्रम की पत्नी रानी फूलमती अब मेरी रानी बनेगी। इतना बोलकर झिलमिला जोगी रानी फूलमती को लाने के लिए कुंतल देश की ओर निकल गया। झिलमिला जोगी अपने जादू से उड़ते हुए कुंतल देश में पहुंच गया। उसने आकाश में ही खड़े होकर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे पास ही एक बड़ा सा महल दिखा। वो समझ गया कि यही राजा का महल है और रानी फूलमती भी उसे यही इसी महल में मिलेगी। वो उड़ता हुआ महल की खिड़कियों के पास आया और उसमें से झांकने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपनी इच्छा का कोई हल ना पाकर अब उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। उसने एक साधु का रूप धरा और महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल को देखकर वो बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक साधु को अपने सामने देखकर द्वारपाल बोला, अरे अरे बाबा, कहां जा रहे हो? आपको किससे मिलना है? साधु के रूप में जादूगर बोला, बच्चा, हम बहुत पहुंचे हुए जोगी हैं और बहुत दूर से आए हैं। हम तो भिक्षा चाहते हैं। देखो, हम पहले तुम्हें कुछ दिखाते हैं। इतना कहकर जोगी उसे कुछ जादू दिखाता है। वो अपने जादू से द्वारपाल के हाथ में पकड़े हुए भाले को एक केले में बदल देता है। ये देखकर द्वारपाल हैरान रह जाता है। वह दौड़ा दौड़ा महल के अंदर जाता है। इस समय महाराजा, महारानी और राजकुमार विक्रम दूसरे राज्य के राजा के यहां विवाह में गए हुए थे। बाकी 6 राजकुमार शिकार पर गए हुए थे। महल में 7 रानियां ही थी। द्वारपाल महल में आकर बड़ी रानी से बोला, रानी जी, महल के द्वार पर एक बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हैं।
आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। बड़ी रानी बाबा को महल में बुलाने की आज्ञा देती है। जोगी द्वारपाल के साथ अंदर आता है। बड़ी रानी उसको नमस्कार करती है। बड़ी रानी को देखते ही जोगी बोला, भिक्षाम देहि रानी। रानी बोली, जोगी जी महाराज, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। साधु बना जादूगर ऐसा ही मौका चाहता था। वो खुश होते हुए बोला, जरूर रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहां पर बुला लीजिए। सबसे बड़ी रानी ने वहां मौजूद दासी को इशारा किया। दासी अंदर चली गई और थोड़ी देर में सभी रानियां भी वहां पर आ गई। ढिलमिला जोगी सभी रानियों को घूर कर देखने लगा। सभी रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। अंत में उसकी नजर रानी फूलमती पर पड़ी। रानी फूलमती को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने मन की मुराद मिल गई हो। वो उसे देखता ही रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि इतनी सुंदर नारी, बस इसे तो मेरा होना ही चाहिए। इतने समय में उस जोगी को देने के लिए भिक्षा का सामान भी आ चुका था। तभी बड़ी रानी ने बोलकर उस जोगी का ध्यान हटाया। बड़ी रानी ने कहा, भिक्षा लीजिए महाराज। जोगी बोला, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे। ये भिक्षा हमें कोई और दे। जोगी की ये बात सुनकर दूसरे नंबर की रानी ने भिक्षा देनी चाहिए, परंतु जोगी ने उससे भी भिक्षा लेना स्वीकार नहीं किया। इस तरह बारी बारी 6 की 6 रानियों ने जोगी को भिक्षा देने की कोशिश की, परंतु जोगी ने किसी भी रानी से भिक्षा नहीं ली। अंत में रानी फूलमती भिक्षा देने के लिए आगे आई। जोगी उसके पास आया। जैसे ही रानी फूलमती ने भिक्षा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, झिलमिला जोगी ने मन ही मन एक मंत्र बोला और एकदम से पूरे कमरे में धुआं भर गया। पूरे कमरे में धुआं छा गया था, इसलिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं हट गया। सबने देखा वो जोगी खूब जोर जोर से हंस रहा था। सबसे बड़ी रानी बोली, तुम कौन हो और हमारे साथ ये धोखा क्यों कर रहे हो? जोगी हवा में उड़ रहा था और हंस रहा था। फिर अचानक वो अपने असली रूप में आ गया और बोला, अरे, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? वहां पर कोई भी उसे पहचानता नहीं था। इसलिए बड़ी रानी बोली, नहीं, हम नहीं जानते तुम कौन हो। जोगी हंसते हुए बोला, मेरा नाम झिलमिला जोगी है और मैं एक जादूगर हूं। मैं रानी फूलमती की सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसीलिए मैं रानी फूलमती को लेने यहां आया हूं। उसकी ये बात सुनते ही सबकी नजरें रानी फूलमती को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन रानी फूलमती उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। तीसरे नंबर की रानी ने कहा, रानी फूलमती कहां गई? वो यहां कमरे में नहीं है। जोगी जोर से हंसते हुए और उनको एक बोतल दिखाते हुए बोला, अब रानी फूलमती मेरे पास इस बोतल में है। सबने देखा कि उसने रानी फूलमती को एक गुड़िया बनाकर बोतल में बंद कर लिया था। जोगी हवा में उड़ते हुए बोला, अब ये मेरी रानी बनेगी। ऐसा कहकर वो हवा में उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गया। 6 की 6 रानियां सिर पकड़कर बैठ गई। बहुत जल्दी ही ये खबर चारों ओर फैल गई और वहां पर अफरातफरी मच गई। थोड़ी देर बाद उनके पति 6 राजकुमार, जो कि शिकार पर गए हुए थे, महल में वापस आ गए। जब वे महल में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। महल में मातम जैसा माहौल हो रखा था। सभी रानियां सिर झुकाकर बहुत दुखी बैठी हुई थी। महल में आते ही सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, ये महल में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े राजकुमार की बात सुनकर सभी रानियां अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। उन लोगों ने सारा हाल कह सुनाया। राजकुमारों को बहुत गुस्सा आया। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, मैं उस जादूगर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे घर की बहू का अपहरण किया है। इसकी सजा उस जादूगर को जरूर मिलेगी। सभी राजकुमारों ने उसकी हां में हां मिलाई। उनकी ये बातें सुनकर बड़ी रानी बोली, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है। उसने अपने जादू से रानी फूलमती को एक गुड़िया बना लिया है।
आप लोगों का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, यदि वो जादूगर है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम उसके बड़े भाई होकर भी उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये समय बातों का नहीं है। चलो हमें रानी फूलमती को बचाना है। सभी 6 राजकुमार रानी फूलमती की तलाश में महल से निकल पड़े। सभी राजकुमारों ने रानी फूलमती की चारों तरफ बहुत तलाश की, पर उन्हें उसका कोई पता ना मिला। चलते चलते सभी राजकुमार बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो एक पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। सभी भाई अभी सुस्ता ही रहे थे कि तभी उन्हें एक तोते की मीठी आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, क्या कहती हो? इस दुष्ट की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सभी राजकुमारों ने आवाज की तरफ देखा। एक तोता और एक तोती उस पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए थे। तोता बोला, तोती कोई नया समाचार बता, क्या हाल चाल है? तोती बोली, नया समाचार तो यही है कि झिलमिला जोगी रानी फूलमती को जबरन महल से उठा लाया है। उनकी बातें सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। उनको बड़ा ही अचंभा हो रहा था कि ये दोनों पक्षी इंसानों की भाषा कैसे बोल रहे हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने उन दोनों पक्षियों को आवाज दी, सुनिए, इधर देखिए। तोते ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप सब कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो? बड़े राजकुमार ने सारी बात उन दोनों को पूरी तरह से बताई। तोती बोली, हम उसी जादूगर की गुफा में रहते थे। हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। ये इंसानों की भाषा उसने ही हमें जादू से सिखाई थी। एक बार वो जादूगर हमारी बलि देना चाहता था। किसी तरह से हम तो बच निकले, लेकिन हमारा एक साथी वहां रह गया। फिर तोते ने कहा, वो बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। चौथा राजकुमार बोला, हम उसे हराएंगे और उसको उसकी गलती के लिए सजा भी देंगे। तुम लोग केवल उसका पता बता दो। तोते ने उन्हें जादूगर का पता बता दिया और सभी राजकुमार उसी दिशा में बढ़ चले। सभी राजकुमार तोते के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ते हैं। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर सभी राजकुमार काली पहाड़ी की गुफा में पहुंचे। अंधेरी गुफा में काफी चलने के बाद वो गुफा एक बहुत बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुफा के एक कोने में एक झरना बह रहा था। पक्षी घूम रहे थे। सभी राजकुमार इतना सुंदर दृश्य देखते ही रह गए। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। ऐसा लगता है जैसे इसे देवताओं ने बनाया है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए पांचवें राजकुमार ने कहा, भाई, ये एक जादूगर का बाग है, सुंदर तो होगा ही। हमें यहां की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़े राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा, हमें तो रानी फूलमती को उस जादूगर की कैद से छुड़ाना है। हमें अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। बगिया के बीचों बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि झिलमिला जोगी के बड़े कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही उधर जाने के लिए तीसरे नंबर के राजकुमार ने उस पर अपना पैर जमाया, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। बाकी राजकुमार उसे देखकर रुक गए और अचंभा करने लगे। दरअसल रास्ता दिखने में पक्का लग रहा था, परंतु वहां पानी था, जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। छठे नंबर के राजकुमार ने परेशान होते हुए कहा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरे नंबर के राजकुमार ने कहा, जादूगर ने अपनी माया से इस रास्ते को पत्थर का दिखाया है। हम सभी पानी में तैर कर जाएंगे। सभी राजकुमार उसकी हां में हां मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही सभी पानी में गिर जाते हैं। सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वे लोग तैरते हुए जादूगर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इधर जादूगर ने रानी फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ था। इस समय जादूगर खुद अपने जादुई गोले में सभी राजकुमारों को अपने कमरे की ओर आते हुए देख रहा था। इससे पहले कि राजकुमार उसके पास पहुंचते, वो खुद ही उनके पास पहुंच गया। झिलमिला जोगी और 6
राजकुमार आमने सामने खड़े थे। उनको देखकर उसने जोर से हंसी की और बोला, तो तुम लोग रानी फूलमती को लेने आए हो? सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से से बोला, नीच जादूगर, रानी फूलमती को छोड़ दे, नहीं तो। राजकुमार का वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि झिलमिला जोगी बोल उठा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? सुन राजकुमार, तुम्हारा पाला मुझसे यानी झिलमिला जोगी से पड़ा है। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूं। झिलमिला जोगी बोला, यदि तुम लोग मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ये देखो। इतना कहकर झिलमिला जोगी ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ से एक रोशनी निकली जो कि सबसे पीछे खड़े राजकुमार पर पड़ी। पल भर में ही सबसे पीछे खड़ा राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बाकी राजकुमार ये देखकर दंग रह गए। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपके, लेकिन झिलमिला जोगी ने अपने जादू से उन दोनों राजकुमारों को भी पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गए। इधर 6 राजकुमार पत्थर के बन चुके थे। दूसरी ओर राजकुमार विक्रम अपने माता पिता के साथ अपने राज्य पहुंचा। राजकुमार विक्रम को अपने राज्य पहुंचते ही रानी फूलमती के अपहरण होने की खबर मिली। जब रानियों ने 6 राजकुमारों के रानी फूलमती की खोज में जाने की बात बताई तो राजकुमार विक्रम चिंतित हो गया। उसने रानी फूलमती और अपने भाइयों की खोज करने की ठान ली। जब राजकुमार विक्रम उनकी खोज में जाने लगा तो उसके दोस्त चंदन ने भी साथ चलने की जिद की। राजकुमार विक्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, वहां बहुत खतरा है और इस समय यहां बाकी भाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां पिताजी महाराज के पास रुको। चंदन को उसकी बात माननी पड़ी। चंदन को वहां छोड़कर राजकुमार विक्रम झिलमिला जोगी के ठिकाने की तरफ निकल गया। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करने के बाद वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां बाकी राजकुमार ठहरे थे। राजकुमार भी थककर थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको भी तोते का जोड़ा मिला। उस तोते के जोड़े ने राजकुमार विक्रम को झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताई और उन्हें यह भी बताया कि उसके बड़े भाई भी रानी फूलमती की तलाश में इधर से ही निकले हैं। राजकुमार विक्रम ने उन दोनों पक्षियों से झिलमिला जोगी का पता पूछा और उसकी खोज में निकल गया। जल्द ही वो झिलमिला जोगी के ठिकाने पर पहुंच गया। एक अंधेरी गुफा में बहुत देर चलने के बाद वो खुले आकाश के नीचे आ गया। उसी सुंदर बगीचे में चलते चलते वो एक पत्थर से टकरा गया। उसने नजर उठाकर देखा तो एक घुड़सवार की मूर्ति थी। वो चौंक गया। उसने चारों तरफ निगाह उठाई तो वहां कई ऐसी मूर्तियां थी। कोई घोड़े पर बैठा हुआ, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, कोई जमीन पर बैठा हुआ तो कोई तलवार लहराता हुआ। राजकुमार विक्रम को उन मूर्तियों को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर इतनी मूर्तियां यहां कैसे आईं। वो उन मूर्तियों को गौर से देखते हुए चल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ी जो कि उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। उसने और गौर से देखा तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चल गया कि ये उसका बड़ा भाई ही है। तलाश करते हुए उसको बाकी भाई भी मिल गए, परंतु राजकुमार विक्रम ये देखकर दुखी हो गया कि उसके सभी भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी बुरी होगी। वो उस बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। तभी उसे लगा कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं जोश में आकर उसका भी वही हाल न हो जाए जो उसके भाइयों का हुआ है। यदि वो इस प्रकार जल्दबाजी में अंदर गया तो हो सकता है कि जादूगर उसे भी उसके भाइयों की तरह पत्थर की मूर्ति में बदल दे। इसलिए उसे थोड़ा समझदारी और चतुराई से काम लेना होगा। थोड़ा सोचने पर उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने वो अंगूठी पहन ली और अंगूठी पहनते ही वो गायब हो गया। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। राजकुमार विक्रम कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी रानी फूलमती दिखाई नहीं दी।
उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हताश हो गया और सोचने लगा कि अब वह रानी फूलमती को कहां ढूंढे। उसने अपनी अंगूठी खोलकर जेब में रख ली, जिसके कारण अब कोई भी उसे देख सकता था। राजकुमार विक्रम वहीं पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह रानी फूलमती को कहां ढूंढे। तभी एक मक्खी उसके पास भिन भिनाते हुए आती है। राजकुमार विक्रम का ध्यान हटता है। वो उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता है। वो मक्खी फिर सामने आकर भिन भिनाती है, जिससे राजकुमार परेशान हो जाता है। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस गायब हो जाता है, जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। कुछ ही देर बाद उसको वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और झिलमिला जोगी वहां आता है। झिलमिला जोगी चारों तरफ निगाह घुमाकर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब उसे वहां सब कुछ ठीक लगता है तो वो अपने बिस्तर पर बैठकर आराम करते हुए मदिरा पीने लगता है। रात होने लगती है। राजकुमार विक्रम गायब होकर उसकी हरकत देख रहा होता है। नशे में चूर होने पर झिलमिला जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूंकता है और पलक झपकते ही वो मक्खी रानी फूलमती बन जाती है। ये देखकर राजकुमार हैरान रह जाता है और सोचता है कि इसीलिए ये मक्खी बार बार उसके पास आ रही थी। ये मक्खी नहीं, मेरी रानी फूलमती थी। वो दुखी हो उठता है। झिलमिला जोगी फूलमती से कहता है, हे सुंदरी, तुम मुझसे क्यों दूर हो? अब तो तुम ये भी जानती हो कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। मुझसे विवाह कर लो। मुझसे विवाह करके तुम बहुत सुखी रहोगी। रानी फूलमती क्रोध में कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरे पति मुझे खोजते हुए यहां पर आते ही होंगे। देख लेना, वे तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। झिलमिला जोगी जोर जोर से हंसता है और कहता है, मूर्ख स्त्री, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम देख ही चुकी हो कि एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उसके भाइयों को कैसे पत्थर का बना दिया है। अगर वो यहां आया तो मैं उसका भी वही हाल करूंगा। ये सुनकर रानी फूलमती रोने लगती है। झिलमिला जोगी फिर कहता है, 2 दिन बाद पूनम की रात है। उस रात तुझसे विवाह करके मैं तेरी बलि दूंगा। तेरी बलि देने के बाद मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। बस अब तुम्हारा जीवन 2 दिन का और है। ये कहकर झिलमिला जोगी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही राजकुमार विक्रम अपनी अंगूठी उतारता है और रानी फूलमती के पास जाता है। रानी फूलमती जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। राजकुमार विक्रम उसे आवाज लगाते हुए कहता है, उठो राजकुमारी, देखो तुम्हारा विक्रम आया है। ऐसे बोल सुनकर रानी फूलमती मुंह उठाकर देखती है और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार विक्रम उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। फूलमती हैरान होकर पूछती है, राजकुमार, आप यहां कैसे आए? मुझे यहां से ले चलिए। ये जादूगर बहुत दुष्ट है। राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती को दिलासा देते हुए बोलता है, फूलमती, घबराओ नहीं। मैं तुमको और अपने भाइयों को यहां से सुरक्षित ले जाऊंगा। इस झिलमिला जोगी को मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये याद रखेगा। तभी पास ही पड़े एक पिंजरे में से तोते की आवाज आती है, हाँ राजकुमार, तुम इस दुष्ट जादूगर को सजा जरूर देना। राजकुमार विक्रम उस तोते के पास पहुंचता है और उससे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। राजकुमार विक्रम से बातें करते करते तोता उदास हो जाता है और फिर कहता है कि झिलमिला जोगी ने जादू से अपनी जान तोते में यानी मुझ में डाल दी है, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार विक्रम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि फिर अब उसे कैसे मारा जा सकता है? तोता कहता है कि उसको मारने का एक ही तरीका है। यदि तुम मुझे मार दोगे तो उसके भी प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार बोला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इससे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। राजकुमार विक्रम ने तोते से पूछा, क्या उसे मारने का कोई दूसरा उपाय नहीं है? तोता बोला, नहीं राजकुमार, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। राजकुमार, तुम एक काम करना, जब पूर्णमासी पर पूरा चांद निकलेगा तब आप मेरी गर्दन मरोड़ देना। जादूगर के प्राण निकल जाएंगे। जब वो मर जाए तो उसके बाद आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना। उस जादुई जल के कारण
मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो गया और उस तोते से बोला, अब जोगी की मौत तो निश्चित है, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। अब तुम मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाई जिन्हें जादूगर ने पत्थर की मूर्तियां बना दिया है, वे कैसे ठीक होंगे? तोता बोला, राजकुमार, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई फिर से जीवित हो जाएंगे। राजकुमार विक्रम और तोते की बात सुनकर राजकुमारी फूलमती बोली, अब हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार विक्रम, आप जल्दी से गायब हो जाइए, झिलमिला जोगी आने वाला ही होगा। राजकुमार ने अंगूठी पहन ली और गायब हो गया। तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद झिलमिला जोगी नशे में धुत आया और सो गया। अगले दिन पूर्णमासी थी। सुबह होते ही झिलमिला जोगी राजकुमारी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगा और जाते हुए बोला कि तुमसे विवाह करके आज मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रात होने पर झिलमिला जोगी अपनी जादू की तैयारी करने लगा। एक तरफ मंडप था। मंडप के हवन कुंड में आग जल रही थी। झिलमिला जोगी ने राजकुमारी फूलमती को विवाह के लिए तैयार होने को कहा। राजकुमारी फूलमती तैयार हो गई। झिलमिला जोगी फूलमती को जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगा। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो चिल्लाकर बोला, कौन है? किसने मुझे मारा है? इतने में एक धक्के से झिलमिला जोगी की टोपी नीचे गिर गई। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी छाती पर लात मारी हो। झिलमिला जोगी जमीन पर गिर गया। वो चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये देखकर रानी फूलमती हंसने लगी। वो समझ गई थी कि ये राजकुमार विक्रम की हरकत है। रानी फूलमती को हंसते देखकर झिलमिला जोगी बौखला गया। उसने अपने जादुई गोले में देखा तो उसको सब समझ में आ गया कि यहां पर रानी फूलमती के अलावा राजकुमार विक्रम भी है। अब वो सावधान हो गया। उसने राजकुमार विक्रम को ललकारा और बोला, राजकुमार, तुम इस प्रकार छुप छुप कर वार क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे डर गए? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। झिलमिला जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार विक्रम अंगूठी उतारकर सामने आ गया और बोला, हाँ दुष्ट, बोल, मैं यहां हूं। झिलमिला जोगी अकड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम हो राजकुमार विक्रम। जोगी साहस दिखाते हुए बोला, विक्रम, तुम अपनी पत्नी को यहां से छुड़ाने आए हो। क्या तुझे मौत का डर नहीं लगता है? इस प्रकार बातें करते करते झिलमिला जोगी ने राजकुमार विक्रम पर नजर डाली तो देखा अंगूठी उसके हाथ में ही है। वो ये समझ चुका था कि राजकुमार विक्रम के पास इस अंगूठी के सिवाय और कुछ भी जादुई नहीं है। अगर इससे ये अंगूठी ले ली जाए तो ये मेरे लिए एक आम इंसान है। उसने देर न करते हुए राजकुमार को धक्का दिया। अचानक धक्का लगने के कारण राजकुमार अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही जैसे ही राजकुमार के हाथ से अंगूठी छूटकर नीचे गिरी, जादूगर ने फुर्ती से उसे उठा लिया। अब जादूगर को अपनी जीत पक्की दिखाई देने लगी। वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, राजकुमार इस अंगूठी की वजह से इतना उछल रहे थे, अब ये अंगूठी हमारी हुई। इतना कहकर जादूगर अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बिजली सी चमक होती है और राजकुमार विक्रम पर गिरती है। उसके बाद राजकुमार विक्रम अपनी जगह पर पत्थर जैसा हो जाता है। राजकुमार विक्रम अब देख और समझ तो सकता है परंतु कुछ कर नहीं सकता। झिलमिला जोगी उसके सामने से रानी फूलमती को ले जाने लगता है, परंतु वो वहां से नहीं जाती तो झिलमिला जोगी उसे घसीटते हुए ले जाता है। रानी फूलमती राजकुमार विक्रम को आवाज लगाती है कि राजकुमार बचाओ। झिलमिला जोगी उसे जबरदस्ती मंडप में बैठाकर अपनी जादुई क्रिया करने लगता है। फूलमती देखती है कि झिलमिला जोगी आंखें बंद किए हुए मंत्र बोल रहा है। वो उसके कमरबंद से वो अंगूठी निकाल लेती है। झिलमिला जोगी अभी भी अपने मंत्र बोल रहा है। वो चुपके से उसकी छड़ी भी उठाती है और जोगी को धक्का देकर वहां से भागती है। हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वो गिर पड़ती है।
उसके गिरते ही झिलमिला जोगी उसके पैर पकड़कर उसे पीछे खींचता है। रानी फूलमती वो अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है, परंतु राजकुमार विक्रम उसे उठा नहीं पाता। तभी पिंजरे में से तोता चीखता है, राजकुमारी वो छड़ी तोड़ दो, जल्दी से छड़ी तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वो छड़ी तोड़ देती है। झिलमिला जोगी गुस्से से चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और वो बोलता है, मूर्ख राजकुमारी, तूने ये क्या किया? छड़ी टूटते ही झिलमिला जोगी की आधी ताकत खत्म हो गई। छड़ी के टूटने से जादू टूट गया और राजकुमार विक्रम पहले जैसा हो गया। उसने फुर्ती से वो अंगूठी उठाई और पहन ली। अंगूठी पहनते ही वो फिर गायब हो गया। उसने जोगी को मारना शुरू किया। राजकुमार विक्रम झिलमिला जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने जादू को आजमाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने में पिंजरे में से तोता चिल्लाया, राजकुमार वो समय आ गया, जल्दी करो, जल्दी करो। तोते के याद दिलाने पर राजकुमार विक्रम जल्दी से पिंजरे के पास पहुंचता है और तोते को निकालकर उसकी गर्दन दबा देता है। तोते की गर्दन दबाते ही झिलमिला जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। इसके साथ ही वो तोता भी मर जाता है। राजकुमार विक्रम को उस तोते द्वारा बताए गए जादुई जल की याद आती है, तो वो जादुई जल उठाकर उस तोते के मुंह में डाल देता है। अगले ही पल वो तोता जीवित हो जाता है। राजकुमार का धन्यवाद करता हुआ वो तोता कहता है, शुक्रिया राजकुमार, आखिर आपने मुझे झिलमिला जोगी से मुक्ति दिला ही दी। राजकुमार, आपने मेरे साथ ही बहुत से लोगों को भी मुक्त किया है। ऐसा कहते ही वो तोता एक सुंदर नवयुवक में बदल गया। उसे देखकर राजकुमार विक्रम हैरान हो गया। वो नवयुवक आगे बोला, राजकुमार हैरान मत होइए, इस दुष्ट झिलमिला जोगी ने अपने जादू से मुझे, मेरे भाई और उसकी पत्नी को तोते में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर यही उड़ते फिरते थे। एक दिन इस दुष्ट झिलमिला जोगी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। मेरा भाई मेरी जान बचाने के लिए उड़कर भाग गया। उसे जो भी मिलता वो झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताकर मदद मांगता, पर कोई भी झिलमिला जोगी को मार नहीं पाया। राजकुमार विक्रम, आज तुमने ये कर दिखाया, तुम बहुत बहादुर हो। राजकुमार विक्रम बोला, नहीं दोस्त, ये तो मेरा कर्तव्य था, चलो अब यहां से चलें। राजकुमार विक्रम फूलमती का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि जहां पहले बगीचे में बहुत सारी मूर्तियां थी, अब वहां नवयुवक और नवयुवतियां खड़े हैं। सभी सिर झुकाकर राजकुमार विक्रम को धन्यवाद करते हैं। वे सब झिलमिला जोगी के जादू से मूर्तियां बन गए थे। अब वे सभी झिलमिला जोगी के जादू से आजाद हो चुके थे। राजकुमार विक्रम की निगाहें तो चारों ओर अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। तभी सामने से सभी राजकुमार भीर को चीरते हुए राजकुमार विक्रम के पास आते हैं। उनको देखते ही राजकुमार विक्रम अपने भाइयों के गले लग जाता है। सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया, वाकई में तुम हम सबसे बहादुर हो। तीसरा राजकुमार विक्रम को गले लगाते हुए कहता है, मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम सबको बचा लिया। राजकुमार विक्रम अपने भाई को उस नवयुवक की ओर इशारा करते हुए कहता है जो पहले तोता था, नहीं भैया, ये सब तो इन लोगों की वजह से संभव हुआ है। राजकुमार विक्रम अपने भाइयों से कहता है, भैया चलिए घर चलते हैं। सभी खुश होते हुए अपने घर जाने लगे। तोते से इंसान बने हुए नवयुवक और उसके भाई और भाभी ने भी राजकुमार विक्रम का धन्यवाद किया। उसके बाद सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आए। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। इसके बाद सभी लोग वहां हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।